अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 9 करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के मैंने तमाम थ्योरम्स आपको करा दिए हैं। ठीक है, जो बुक में थ्योरम दिए हुए हैं यानी जो थ्योरम बुक में लिखे हुए हैं एज इट इज़ वो भी करवा दिए हैं, और जो थ्योरम एक्सरसाइज में थे उन तमाम की मैंने एक्सप्लेनेशन, उन तमाम के थ्योरम लिखवा दी हैं आपको। तो अगर आपने थ्योरम्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 9.4 के थ्योरम्स देखने हैं तमाम, तो आप 9.4 लिखें और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिख दें, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, थ्योरम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और एमसीक्यूज हैं, तो उसे करेंगे। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो आपने पीछे टॉपिक पढ़े हैं, जो पीछे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वही यहाँ इस्तेमाल होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नोट्स जो हैं वो 4 चैप्टर के बन गए हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, इस्लामियत और उर्दू के। तो अगर आपको चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक नोट्स की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है और नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसे फिर हार्ड कॉपी किसी भी शॉप से जाके करवा सकते हैं। तो चलें इनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमें एक तरह से एमसीक्यूज ही दिया हुआ है, ये सिर्फ इसमें एक ही एमसीक्यूज आपको मिलेगा। ठीक है, पहला जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही एमसीक्यूज आपको मिलेगा। तो देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपने कॉन्सेप्ट समझना है। ये एमसीक्यूज रट्टा वाला नहीं है, इसे हमें कॉन्सेप्ट से करना होगा, जब भी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और फिर यहाँ पर हमारे पास एक और ट्राइंगल है। अच्छा, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है, किस तरह से पता चल रहा है? देखें, ये जो मैंने शेप बनाई है ये शायद थोड़ी बहुत कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग, जो हमें गिवन है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले मुझे जो है वो ट्राइंगल्स बनाना पड़ेगा। लेकिन दो तरीके से मैं ये सवालात आपको करा सकता हूँ। एक तो ये है कि डायरेक्ट बता दूं कि इसका जवाब आएगा 30, इसका 60, इसका 90। तो ऐसे में फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि पीछे भी इसके जवाबात दिए हुए हैं। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ जवाबात ही चाहिए। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो फिर उसमें हमें समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको समझा के कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो एंगल दिया हुआ है वो 30 का दिया हुआ है, 30 का, और ये एंगल जो दिया हुआ है मैं बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो बाहर लिख रहा हूँ, 120 का आपको एंगल दिया हुआ है। अच्छा, ये आपको 3 एंगल बना दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ भी तो आपको जो है ना सी एंगल नहीं पता, सी एंगल नहीं पता है। और अच्छा, ये वाला जो एंगल है 120 का, ये भी आपको दे दिया गया है 120, ये एंगल ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है, इससे आप ये एंगल पता कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है जो मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, और ये ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि ये ट्रायंगल इसके बिल्कुल सेम शेप का होगा और सेम साइज का, यानी जो ट्रायंगल इसका साइज होगा वही इसका, और इस और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगी, यानी ए और बी की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड होगी डीई। अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, मैंने कॉरिस्पॉन्डिंग साइड समझा दी थी। वो साइड जो मुताबिकत रखती हो, यानी एक जैसी हो। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब है एक जैसा होना। तो ए बी के एक जैसी साइड कौन सी है? डीई। ठीक है, बी सी के एक जैसी साइड कौन सी है? ई एफ। तो ये होती है हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, और एंगल बी के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल ई। एंगल सी के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल एफ, यानी उस जैसा होना। तो आपको इन्होंने कह दिया है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको जो है वो एंगल इन्होंने पता करने के लिए दिया है एंगल एफ। आपने इन्होंने बोला है कि आपको जो है वो मेजरमेंट करनी है एंगल एफ की, कि वो क्या है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर जो एंगल सी होगा वही एंगल एफ होगा ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना, सेम शेप, सेम साइज, सेम एंगल, सेम साइड होंगी। तो जो एंगल सी होगा वही एंगल एफ होगा। तो अगर आप यहां पर एंगल सी पता कर लें तो जो एंगल सी की वैल्यू होगी वही एंगल एफ की वैल्यू होगी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कि बी एंगल बराबर होगा ई के। देखें यहाँ पर ए के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है? डी। ठीक है, एंगल ए के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल डी। तो ये एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो वैल्यू एंगल ए की होगी वही एंगल डी की। तो एंगल ए की वैल्यू 120, एंगल बी की वैल्यू भी 120। ठीक है, एंगल बी जो है यहाँ पर एंगल डी की भी 120, एंगल बी जो है यहाँ पर 30, तो एंगल ई भी आएगा 30। तो इसी तरह से जो एंगल सी आएगा वही एंगल एफ आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर हम एंगल सी निकालेंगे कैसे? देखें, आपको जो है ये बात अच्छी तरीके से पता होगी, और अगर नहीं पता है तो इसको याद रख लिएगा कि जो तीनों एंगल का सम होता है ना हमारे पास, जैसे कि एंगल ए,
ठीक है, ये एंगल का साइन लगा देता है। एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में 180 के बराबर होता है। तो जब भी आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, या किसी भी तरह का ट्रायंगल हो आपके पास, तो अगर उनके तीनों एंगल आपको पता है, उन तीनों एंगल का अगर आप सम निकालेंगे ना, तो वो 180 के बराबर आएगा। आप इसको आजमा के भी देख सकते हैं, ये बात जो है वो प्रूफ्ड है, ठीक है, प्रूफ्ड बात है एक। तो आपको एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, एंगल सी आ जाएगा। तो जो एंगल सी आएगा वही एंगल एफ होगा, ठीक है। सिंपल सी, आपको मैंने डेफिनेशन से यह बात समझा दी, कोई भी मुश्किल, कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। तो एंगल ए क्या है हमारे पास, 120, ठीक है, जैसे कि एंगल डी है। और एंगल बी क्या है आपके पास, एंगल बी है 30, ठीक है। चले मैं यहाँ आपके लिए लिख भी देता हूँ, एंगल ए आपके पास है 120 और एंगल बी। अच्छा, आपके दिमाग में मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल नहीं उठ रहा होगा कि सर आप सी क्यों पता कर रहे हैं, हमें तो एफ पता करना है। तो मैंने ये बता दिया है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो एंगल सी होगा वही एफ होगा, क्योंकि सी कॉरिस्पॉन्डिंग है एफ के, यानी सी जैसी जो दूसरी चीज है दूसरे ट्रायंगल में वो है एफ, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास 120 प्लस 30, तो 150 हो गया ये हमारे पास, ठीक है, 150, ठीक है, ये 150। तो ये यहाँ पर हो रहा है प्लस, वहां जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ ऐड हो रहा है तो वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 माइनस 150, तो ये हमारे पास आ गया 180 माइनस 150, तो 30 आ गया हमारे पास। तो एंगल सी आ रहा है आपके पास 30। तो मैंने कहा था कि जो एंगल आपके पास सी होगा वही होगा एंगल एफ। अच्छा, यहाँ मैं एंगल एम क्यों लिख रहा हूँ, ये एम का मतलब होता है मेजरमेंट, कि आपने मेजर किया है। तो एंगल जो सी आएगा वही एफ आएगा, तो एंगल एफ क्या आ रहा है आपके पास, एंगल एफ भी आ रहा है आपके पास 30, ठीक है। इसी तरह से अगर आप में पूछें कि एंगल ई क्या होगा, तो एंगल ई आपके पास होगा, एंगल ई आपके पास होगा 30, ठीक है, एंगल ई भी आपके पास होगा 30 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बी 30 है तो ई भी 30 होगा। तो ये लिख देता हूँ, एंगल बी आपके पास होगा 30 जो दिया हुआ है, तो एंगल ई भी आपके पास होगा 30। तो हमारे पास जो आंसर ये चाहिए था हमें, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखवा दिया, तो 30 आंसर आना चाहिए था। अब ये एक एमसीक्यूज था, लेकिन कॉन्सेप्ट के बगैर समझाना बेहतर नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाना बेहतर समझा, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर पीछे से मैच कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी जो है इसमें कंफ्यूजन ना हो कि हमने सही किया है या नहीं किया, ठीक है। मैं आपको अक्सर आंसर चेक करवा देता हूँ, और जो कोई भी गलती आ रही होती है आंसर में या पीछे बुक में, तो वो मैं उधर ही बताता हूँ। तो बिल्कुल 30 आपके पास बिल्कुल सही जवाब आया, और एक एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज समझा दी, ठीक है। अब जो है वो ट्रू फॉल्स है, उन्हें सॉल्व करते हैं, और पढ़ता रहता हूँ, सॉल्व करवाता रहता हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की जो फीस है वो साल में एक बार आपको पे करनी है, और उस फीस में आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे, मैथ के अलावा तमाम नोट्स मिल जाएंगे, और जैसी मैथ के नोट बनेंगे ना वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी तमाम नोट्स मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और आपको बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो हमारे टेस्ट सेशन हो रहे हैं, आप टेस्ट सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको मुख्तलिफ चीजें यानी गैस पेपर, मॉडल पेपर, जो भी मटेरियल है इंपॉर्टेंट बोर्ड का पेपर से मुतालिक वो मिलेगा। इंशाल्लाह पूरी तैयारी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसमें ग्रुप्स में। तो यहाँ इसका सोल्यूशन और यहाँ इसका आंसर, अगर सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा तो। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यू, सबसे पहला ट्रू फॉल्स स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, ट्रू फॉल्स होता किस तरह से है मैं ये बता देता हूँ कि देखें, एक बच्चा है जिसका नाम है हसन, और मैं बोल दूं वो अली है, तो आप बोलेंगे फॉल्स, कि सर उसका नाम अली नहीं, हसन नहीं है, अली है, आप फॉल्स है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी होता है ट्रू फॉल्स के, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, अगर सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन एन क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो 360 यानी क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, और एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है कि 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक एंगल आ गया, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, ये हमारे पास चौथा। तो ये जो शेप है वो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी जो है वो हार्ड है,
अक्सर मैं भी इसकी स्पेलिंग कभी कभार भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं उनका सम जो है वो 360 के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस 1 की जगह ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये 2 प्लस 3, ये याद रखिएगा, ये जो है वो बड़ा ही बेसिक रूल है, इसे नहीं भूलिएगा, ये हमेशा 360 के बराबर होता है। तो इन चारों एंगल का जब सम निकालेंगे ना, चाहे कोई भी वैल्यू हो, इसकी 30 हो, इसकी 50 हो, इसकी 60, इसकी 180, कोई भी वैल्यू, कोई मसला नहीं है। जब इन चारों एंगल का सम निकालेंगे ना आप, तो वो आएगा 360 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल सही बात लिख के दी है इन्होंने, ट्रू कह दिया, ठीक है। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी आपके लिए, इसी तरह से समझाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आए। अक्सर आपने छोटी क्लास में जब थे तो आपको टीचर इसी तरह से कराते थे और आप खुद जवाब देते थे, तो इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट सोचा है कि कराऊं ताकि आप खुद जवाब दें और खुद सीखें, ठीक है। अच्छा, कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 270। तो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगल्स का सम जो है, ये मैं यहां में 1 2 लिख देता हूं, 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों एंगल का जो सम है वो आपके पास किसके बराबर होता है, आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, 180 के, ठीक है। तो 270 लिख के दिया हुआ यहाँ पे, तो 270 नहीं होता, तो ये है फॉल्स, ठीक है। कि अगर इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, 270 के कभी भी बराबर नहीं आएगा, और अगर बराबर आ गया तो फिर वो ट्राइंगल नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे तो बराबर आएगा ही नहीं। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है हमें, तीसरी कंडीशन में कहा जाता है कि इन एन इक्वलेटरल ट्राइंगल, देखें इक्वलेटरल ट्राइंगल वो होती है, वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है मैंने, ठीक है। तो जो साइड आएगी आपके पास ए, वही साइड आएगी आपके पास बी, और वही साइड आएगी आपके पास सी, यानी ए बराबर होगा बी के और बराबर होगा सी के, ठीक है। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर ए 60 आ रहा है तो बी भी 60 आएगा और सी भी 60 आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है हमारे पास, तो इसे कहेंगे हम ट्रू, ट्रू यानी सही बात है भाई, ठीक है। तो ये ट्रू कह दिया हमने इसे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट में लिखा है वो लिखा हुआ है कि देयर आर 2 राइट एंगल इन अ ट्राइंगल। तो कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल होते हैं, तो ये गलत है। एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल बन रहा होता है अगर वो हो, ठीक है। तो ये चीज गलत लिखी हुई है हमारे पास, फॉल्स, FL ऐसी फॉल्स। अब 5वें में कहा जाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी नंबरिंग की मिस्टेक हुई हुई है, 5 को 4 लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 ही लिखिएगा। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन मेजर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती है मेजर में। तो यहाँ पर जो है ये फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। पीछे बुक में बल्कि ये जो है वो ट्रू है। अब ट्रू क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो फॉल्स लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं आएगा। इधर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। अब फॉल्स आने की वजह क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, इसमें हम कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स के अंदर। तो ये जो है वो हमारे पास फॉल्स है, इसे फॉल्स लिख लेते हैं, FLC फॉल्स। बस इक्वलेटरल ट्राइंगल में जो है ना, आप ये याद रखिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो है आपके पास 2 साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स और 2 एंगल बराबर होते हैं। अब ये एंगल ले लीजिए, ये एंगल, तो इस तरह से होता है। तो ये पीछे फॉल्स लिख के दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने आपको इसे फॉल्स लिखवा दिया। तो ये आपके हो गए तमाम जो है वो MCQs, यहाँ पर मैंने आपके करवा दिए आपको। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये हमारे हो गए MCQs, ये हमारे हो गए ट्रू फॉल्स। अब करने हैं हमने अपनी फिंगर ब्लैंक्स, तो फिंगर ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास जो अब तीसरा सवाल है उसमें कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस ट्रू सेंटेंस, यानी इसमें से कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें से कुछ चीज़ें मिस है, तो उसे आपने लिखना है ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए और सही हो जाए। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं कि इन ट्राइंगल ABC को कंपेयर करें, यानी जो बीच में आपको साइन बना हुआ नजर आ रहा है ना, मैं यहाँ पर आपके लिए जो है वो लिख देता हूँ, FB फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये जो आपको साइन बना हुआ नजर आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कंपेयर करना, एक चीज को दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ट्राइंगल DEF देन AC कॉरिस्पॉन्डिंग टू। अब यहाँ पे करना किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ट्राइंगल आपको एक दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल
एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, छोटा करके बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल दिया हुआ है DEF, DEF। अच्छा, मैं डायरेक्ट इसका जवाब लिखवा दूंगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी समझने में, तो इसलिए मैं इसको पूरा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो समझने में। DEF, क्योंकि अक्सर मुझे पता होता है कि बच्चों को किधर जो है वो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, तो वो मैं चीज पूरी डिटेल समझा देता हूँ। अब देखें, इसमें कह रहे हैं कि AC के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, यानी AC जैसी कौन सी साइड होगी दूसरे ट्रायंगल में। यानी यहां पर जो AC है ना, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंपेयर किए जा रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि AC जैसी कौन सी साइड है दूसरे ट्रायंगल में। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि AC जैसी जो साइड है दूसरे ट्रायंगल में वो DF है। AC जैसी जो साइड है दूसरे ट्रायंगल में वो कौन सी है आपके पास, DF। तो इसे हम DF लिखेंगे। तो पहले वाले का जवाब है आपके पास D और F, ठीक है, मैंने इन डिटेल आपको करवा दी ये बात। अच्छा, दूसरे में पूछते हैं कि अब एक और जो है वो ट्रायंगल यहाँ में ड्रॉ करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल, तो यहाँ पर एंगल बताना होगा हमें, ठीक है। तो ट्रायंगल के यहाँ पे नाम दिया हुआ इन ट्रायंगल KLM, और उसके बाद जो कहा जा रहा है दूसरा ट्रायंगल है वो देखते हैं, ट्रायंगल PQR। देन यहाँ पर एंगल है, ठीक है, एंगल MKL कॉरिस्पॉन्डिंग टू, तो यहाँ पर भी कॉरिस्पॉन्डिंग पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, ठीक है, और ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ये कंपेयर हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल, ठीक है, आपस में, यानी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ मिला के देख रहे हैं। KLM, ठीक है, इसको दे देते नाम KLM, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PQR। ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया, P यहाँ बना लेने का PQR, तो ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया हमारे पास R, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इधर दिया हुआ था, एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है एंगल MKL। अच्छा, एंगल कहाँ पे बन रहा है, जो चीज बीच में होगी उस पे एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, ट्रायंगल है आपके पास MKL, यानी इसके मुताबिक बता रहा हूं, MKL, और एंगल बन रहा है K पर, बीच में जो चीज होगी एंगल उस पे बन रहा होगा, एंगल यहाँ बन रहा होगा। तो एंगल K जैसा दूसरा एंगल कौन सा मौजूद है दूसरे ट्रायंगल में, एंगल K जैसा एंगल बताना है जो कि मौजूद है दूसरे ट्रायंगल में। तो आप देख सकते हैं वो ट्रायंगल है P। अच्छा, आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले लिखेंगे आप R, एंगल लिखेंगे, फिर लिखेंगे R, P, जिस पर एंगल बन रहा है उसे बीच में लिखा जाएगा, ठीक है, जो एंगल जिधर एंगल बन रहा है उसे बीच में लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा P और ये Q, ये फिर R बन गया, इसे Q P बनाते, ठीक है, तो ये बन गया P, ठीक है, ये हो गया P, इस तरह ये लिखा जाएगा P, ठीक है। तो एंगल किस पे बन रहा है, P, तो एंगल K जैसा दूसरा एंगल जो मौजूद है दूसरे ट्रायंगल में वो P है, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग उस जैसा। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा हमारे पास एंगल RPQ, ठीक है। चलें, तो ये इसका जो है हमारे पास जवाब आ गया। तो ये इसको जो है हमने इस तरह से जो है वो लिखना था। चले, अब जो है वो आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट के, पीछे जो है ना आपको जो जवाब लिख के दिया गया है वो इस तरह लिख के दिया गया है, एंगल PQR, इस तरह से। तो इसका जो सही है वो यही है जो हमने लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंगल K के जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो P है, ना कि Q, ठीक है। Q के जो कॉरिस्पॉन्डिंग है वो L है, ठीक है, L के कॉरिस्पॉन्डिंग Q है या Q के कॉरिस्पॉन्डिंग L है, यानी L जैसा जो दूसरा एंगल है दूसरे ट्रायंगल में वो Q है, ना कि आपके पास जो है वो P है। और इसी तरह से K जैसा जो दूसरा एंगल है दूसरे ट्रायंगल में वो P है, ना कि Q, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइड्स में किया था हमने कि AC के कॉरिस्पॉन्डिंग यानी AC जैसी जो साइड है दूसरे ट्रायंगल में वो DF थी, इसी तरह से KM जैसी जो दूसरी साइड है दूसरे ट्रायंगल में वो PQ है, तो एंगल भी फिर K का जो है वो P होगा ना। तो ये हमने बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिएगा, हमने ये सही किया है, मैंने ये चेक कर लिया है, ठीक है। तो आप भी इसे सही कर लीजिएगा, पीछे बुक में भी कुछ आपको पता है आंसर गलत है, तो यहाँ पर मैंने ये आपको सही करवा दिया है। तो अब जो है वो
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में देखें क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट में ये हमें कह रहे हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर, तो बोल रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल जो है वो कितने का होता है। ठीक है, बेस का जो एंगल है वो क्या होता है। अच्छा, ये जो है ना, इसे जो है वो बेस एंगल कहा जाता है, इसे बेस एंगल कहा जाता है। ये जो एंगल बनता है ना यहाँ पर, इधर जो एंगल बन रहे होते हैं, इसे बेस एंगल कहा जाता है। तो बेस एंगल जो है ना वो आपके पास यहाँ पर लिख के दिए हुए 65। ठीक है, यहाँ पर लिख के दिए हुए 65, लेकिन आप अगर नेट पे सर्च करेंगे या और बुकों में देखेंगे तो वहां 70 लिखे हुए होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 65 भी लिख देता हूँ और कर 70 भी लिख देता हूँ। ठीक है, बेस एंगल 65 भी होता है जो कि इस बुक के मुताबिक है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे तो वो 70 लिख के दिया हुआ होता है बेस एंगल। ठीक है, तो ये बेस एंगल है, ये दो एंगल बेस एंगल है, और ये वर्टिकल एंगल, वर्टेक्स एंगल सॉरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब जो है वो हमारा तीसरी ब्लैंक्स है, तो तीसरी ब्लैंक्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 देन द ट्रायंगल इज, तो कह रहे हैं कि हमने मेजर किया, ठीक है, हर एंगल मेजर किया एक ट्रायंगल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर करके। ये एंगल 3 एंगल होते हैं ना ट्रायंगल में, तो ये मेजर किया, ये भी 60 का आया, ये मेजर किया, ये भी 60 का, ये मेजर किया, ये भी 60 का, ए बी सी। तो जब भी ए बराबर हो बी के और ये दोनों बराबर आ जाए सी के, तो ये हमारे पास होता है इक्वलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बनता है हमारे पास, इक्वलैटरल ट्रायंगल। इक्वलैटरल ट्रायंगल यानी जिसकी जो है वो हमारे पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल जो है वो बराबर हो। ठीक है, तो ये इक्वलैटरल लिख लीजिए, इक्वलैटरल। थोड़ा सा बाहर चला गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं इक्वलैटरल लिख देता हूँ आपके लिए, से इक्वलैटरल। ठीक है, इक्वलैटरल। तो ये जो है हमारे पास इक्वलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल बराबर आए। अब वो 60 के भी आ सकते हैं और दूसरी वैल्यूज भी उसमें आ सकती हैं। ठीक है, 60 के भी आ सकते हैं, वैसे तो 60 के आते हैं अमूमन ज़्यादातर। ठीक है, वरना फिर अगर कोई और नंबर आएगा तो फिर वो शायद बराबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अच्छा 5 में लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, तो इसे रिमूव करता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो अपोजिट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसमें जो है वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होता है। तो ये वाली साइड जो होती है वो हमारे पास कहलाती है परपेंडिकुलर, ये वाली कहलाती है हाइपोटेन्यूस और ये वाली कहलाती है बेस। तो परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है ना, यहाँ पूछा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी होती है। तो ये राइट एंगल है, 90 का बन रहा है ना, देखें 90 का बन रहा है, यूं एल की तरह बन रहा है, तो 90 का एंगल है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड होती है वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, NEOUS। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास जो है वो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लें, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। इसको जो है हम यहाँ भी लिख लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस और जो ये नीचे वाली साइड होती है ये बेस होती है। तो इसको लिख लेते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ENOUS। ठीक है, अच्छा इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा यहाँ पे सही कीजिए, ओ नहीं आता। ठीक है, नियस में जो ना हाइपोटेन्यूस में चलो मैं इसे और बेहतर करके लिख देता हूँ, ENUS। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गई। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास 6 है, आखिरी MCQs है। कह रहे हैं कि द सम ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें जो है अगर आप ट्रायंगल के तमाम एंगल का सम करेंगे तो वो आपके पास कितने के बराबर आएगा, 180 के। ठीक है, तो ये 2-3 बार ये चीज हम इसमें पढ़ चुके हैं,
180 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 180 के बराबर आएगा। आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? चाहे तो नेट पे से देख लीजिए या कोई ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें जो है वो आपको तीनों एंगल पता हो, फिर उन तीनों एंगल का आप सम करेंगे ना तो 180 के बराबर आएगा। ठीक है, चाहे वो राइट एंगल हो या कोई भी एंगल हो आपके पास। अच्छा, अब जो है वो एमसीक्यूज है, तो इसे रिमूव करते हैं फिर एमसीक्यूज करते हैं। तो अब जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इन सर्कल द कॉरिस्पॉन्डिंग लेटर्स ए बी सी और डी फॉर करेक्ट आंसर। यानी इसमें यही कह रहे हैं कि जो सही है उसको सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, यानी एमसीक्यूज करना है आपने। अच्छा, पेपरों में ऐसा नहीं करना। पेपरों में आपको जो है वो आंसर शीट दी जाती है, आपने आंसर शीट पे आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने आंसर शीट पे ही आंसर लगा के दे दिए, ठीक, क्वेश्चन शीट पर ही सही आंसर लगा दिए। तो मैंने मना किया था कि आप जो है वो कभी भी क्वेश्चन शीट पर कुछ भी नहीं लिखिएगा, ना ही अपना रोल नंबर, ना ही अपना एनरोलमेंट नंबर और ना ही कोई आंसर। बिल्कुल सादी शीट आप रखिएगा पूरे पेपर में। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई देख ले कि आपने कुछ लिखा हुआ है फिर वो आपके लिए मसला बने। तो ये चीज एग्जामिनर भी मना करता है, यानी जो मौजूद होता है एग्जामिनेशन हॉल में वो भी मना करते हैं, और तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज मना की जाती है कि क्वेश्चन शीट पर कुछ ना लिखें। क्वेश्चन शीट पर बोलना हूं, आंसर शीट पर लिखना है आपने आंसर, चाहे वो एमसीक्यूज का आंसर हो या क्वेश्चन आंसर्स का आंसर हो या एक्सरसाइज का आंसर, जो भी आंसर हो वो आंसर शीट पे लिखिएगा। क्वेश्चन शीट आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए दी जाती है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया है, उस पर कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, ना ही डेट डालनी होती है, ना ही कुछ भी नहीं, नुक्ता तक नहीं लगाना होता। ठीक है, क्वेश्चन शीट पे बहुत से बच्चे अपना रोल नंबर लिख देते क्वेश्चन शीट पे और फिर वो वहीं छोड़ आते हैं, तो ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना है। और यहां पर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें जो आपको कंडीशन दी हुई है वो सही नहीं है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल के लिए। यानी दो ट्रायंगल को जब आप आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर रहे होते हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, तो जब आप कोशिश कर रहे होते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ कंडीशनें लगाते हैं जिसमें डबल एस और ए पोस्टुलेट होता है और डबल ए एस पोस्टुलेट होता है, या ट्रिपल एस पोस्टुलेट होता है या ट्रिपल ए पोस्टुलेट होता है। ठीक है, तो कौन सी इसमें कंडीशन ऐसी है? HSH, आपने ये कंडीशन नहीं पढ़ी। ठीक है, HSH कंडीशन आपने नहीं पढ़ी है, और ये कंडीशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होती, काफी नहीं होती, और ये सही नहीं होती हमारे पास ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए, दो ट्रायंगल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो लिख लेते हैं। इसका जवाब देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। इसका जवाब जो है वो बी है। ठीक है, बी, इसका ये बी हमारे को सही नहीं लिख के दिया हुआ, तो बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 का है हमारे पास बी। मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा जवाब ही उतार देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पॉइंट भी आएंगे। ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट का साइन है HSH, ये है बी। ठीक है, तो बी जो है सही नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। कहा जा रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इफ एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के, यानी एंगल ए की जो वैल्यू होगी वही एंगल बी की होगी, यानी कॉन्ग्रुएंट है। देन द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे है। अच्छा, अब एंगल्स, इस ट्रायंगल्स के एंगल्स का क्या नाम दिया जाएगा वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ABC। तो ये A है, ये B है, ये C है। अच्छा, ये एंगल A एंगल B बराबर है, कैसे पता चल रहा है आपको? ये कंडीशन में दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो मैं नहीं बता सकता कि ये एंगल है या साइड्स है, तो ये लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये आपके पास एंगल B, तो एंगल A एंगल B बराबर है। तो अगर आप एंगल C से एक लाइन यानी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये जो है वो दो ट्रायंगल्स में टूट जाएगा। ठीक है, ये जो एक ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। कैसे कि ये D हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 2 3 और दूसरा ट्रायंगल 1 2 3, यानी एक ट्रायंगल बन रहा है ACD या ADC और एक ट्रायंगल बन रहा है BDC। ठीक है, देखें ना, ये BDC। तो अगर C से आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये जो ट्रायंगल है वो दो में टूटेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल बन जाएंगे एक के बजाय। जिस तरह होता है ना, एक टॉफी को दो बना लेते हैं बीच में से काट के, उसी तरह से एक ट्रायंगल को दो बना सकते हैं बीच में लाइन ड्रॉ करके। एक आपने देखा होगा ना, एक केक होता है उसमें बहुत सारी पेस्ट्रियां निकाल लेते हैं, वो तो एक मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पर अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि एक गाड़ी है उसमें से दो गाड़ियां बना ले बीच में से काट के, ठीक है। गाड़ी में एक ही काम के लिए तमाम चीजें चल रही होती हैं, यानी अगर 4 टायर हैं तो एक गाड़ी काम करेगी, ठीक है। 2 पहिए हैं तो एक साइकिल काम करेगी आपकी, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी डायग्राम साइकिल की, ठीक है। तो ये साइकिल बना दी छोटी सी मैंने आपके लिए। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो बीच में से काटेंगे तो वो 2 बन सकते हैं, ठीक है। ये खाने पीने की चीज पे लग सकता है, ये रूल कम हो जाती है चीज, जैसे कि देखें एक ट्रायंगल बड़ा था लेकिन 2 कर दिया तब ट्रायंगल कम हो गए, ठीक है। अच्छा तीसरा सी लगाते हैं इसे। तीसरा में कहते हैं द डायगोनल्स ऑफ डैश डस नॉट डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा कौन सी ऐसी चीज है जिसमें अगर आप डायगोनल्स बनाए ना तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनेंगे। अच्छा अक्सर तो बच्चों को इसमें बात समझ में आ जाती है, लेकिन अगर हम इसको ड्रॉ कर दें और बना दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। आपने ये नहीं बोलना है कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, वो हम जब भी बोलते हैं जब हमें उसकी साइड्स की मेजरमेंट्स या एंगल की मेजरमेंट्स पता हो कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है या ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल तो कहेंगे हम इसे, क्योंकि इसकी 4 साइड्स तो हम 4 एंगल्स और 4 साइड्स तो इजीली विजिबल है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है जब तक हमें मेजरमेंट ना पता हो साइड्स की और एंगल्स की। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो है वो, यहाँ क्वाड्रिलेटरल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया तो मैं भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो कौन सा ऐसा शेप है इन चारों में, क्योंकि ये चारों ना क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ये ट्रेपीजम और ये स्क्वायर। तो आपने रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर तो अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, ये ट्रेपीजम जो है ना आपके लिए एक नई चीज है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ट्रेपीजम जो है ये होगा कि अगर इसमें आपने डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल आपको पता है ना कि एक एंगल से जो लाइन निकले और दूसरे एंगल को जाके कट करे, ठीक है, बराबर ही कट करती है अक्सर ये लाइन। तो डायगोनल क्या है, एक एंगल से निकले दूसरे एंगल को जाकर दूसरे एंगल पे 2 हिस्सों को मैं बराबर तोड़ दे, ठीक है। तो ये डायगोनल होती है हमारे पास। तो ये डायगोनल अगर आप ट्रेपीजम में बनाएंगे तो ये जो है वो 2 ट्रायंगल नहीं बनाएगी और खास तौर पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनाएगी। तो ये ट्रेपीजम लिखते हैं इसमें, ऊपर वाले को भी नंबर दे देते हैं सी, ठीक है। तो ये लिख देते हैं स्पेलिंग इसकी, इसको सर्च कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ट्रेपीजम को। अभी तक हमारे पास इसका आया नहीं है कोई सवाल कि इसके बारे में पूछो। अच्छा कह रहा है कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं। तो ट्रायंगल है ना, देखें ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल जब भी कह दे ना तो आप बात समझ जाइएगा कि 3 एंगल से ज्यादा एंगल्स नहीं हो सकते, वो चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई नॉर्मल ट्रायंगल हो, 3 एंगल्स तो उसमें मैक्सिमम होंगे ही होंगे, ठीक है। 3 एंगल हमेशा होंगे। तो 3, ये बी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि पीछे जवाब इस तरह लिख के दिया हुआ ना ABCD, तो इस तरह ही लिख रहा हूं मैं सी। तो यहां पर ही हमारे पास होगा इसका जवाब इस तरह से था कि BC, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब 16 चैप्टर मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो 16 चैप्टर की जो MCQs है ना वो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह आज ही की वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, आज करवाऊंगा, आज अपलोड कर दूंगा उसे। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा हुआ था कि पीर से मैं जो चैप्टर्स रह गए हैं, यानी हमारे जो है ना वो 10.2 तक अभी तक हुए थे चैप्टर, 10.2 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी मैथ की बुक और 16 चैप्टर करा दिया था। अब ये जो बीच में 3-4 चैप्टर रहते हैं ना 12, 13, 14, 15, ये 4 चैप्टर मैंने इंशाल्लाह आपको करवाने हैं, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको करवाने हैं। तो इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द पीर से शुरू करवाने की कोशिश करूंगा, या जल्दी हुआ तो जल्दी कोशिश कर दूंगा शुरू करने की। अच्छा यहाँ पर आप मेरी बात याद रखिएगा कि अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हो रहे हैं, क्यों, मतलब इस तरह से कम हो रहे हैं कि सब्सक्राइबिंग रेशो कम आ रहा है, यानी अगर 10 बच्चे देखते हैं तो 8 सब्सक्राइब नहीं करते, 2 करते हैं सिर्फ। अब ऐसा हो सकता है कि बच्चे भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, तो को आप जो है अगर भूल गए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना भूल गए हैं तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा काम है। अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगी, एक अच्छा काम कर रहे हैं हम, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी को पढ़ाना, किसी को तक नॉलेज इल्म पहुंचाना एक अच्छा काम है। तो अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बताने की आपको पूरी। और ग्रुप के बारे में मैंने आपको वीडियो के दौरान बता दिया था, आखिर में बता देता हूँ कि ग्रुप की फीस साल में एक बार देनी है। इस फीस में जो है आपको नोट्स, ठीक है,
वीडियो लेक्चर्स, नोट्स सिर्फ मैथ के अलावा तमाम मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो है वो यहाँ पर गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी, और लाइव टेस्ट सेशन जो चल रहा है ना वो भी, उसके भी लिंक मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और 4 नोट्स बन गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया था, इंग्लिश, फिजिक्स, इस्लामियत, उर्दू, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।